जय हिंद। आइए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को का एक क्वेश्चन जो है और डिकोड करने का कह सकते हो प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1980 में क्वेश्चन पूछा गया है, PSIR ऑप्शनल, क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है पेपर 2 सेक्शन ए। इन द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, देखो पूरे के पूरे दुनिया के राष्ट्रों को ना मुख्यतः तीन ऐसे सेक्शन हैं जिसमें डिवाइड किए गए हैं। पहला है कि इकोनॉमिकली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, पहला है विकसित राज्य या विकसित देश, जिसको हम लोग डेवलप्ड स्टेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है डेवलपिंग, विकासशील राष्ट्र जो अभी विकास कर रहा है, और तीसरा लिस्ट डेवलप्ड, मतलब जो एकदम सबसे निचले पायदान पे हैं, जो अभी उतनी उन्नति और विकास नहीं कर रहे हैं, या फिर एकदम जो कह सकते हो कि आर्थिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही अभी पिछड़े हुए हैं। तो अब यहां कह रहा है इन द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसे विकासशील राष्ट्र जैसे कि भारत, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग नेशन। तो भारत जैसे राष्ट्र जिसकी कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिंग द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, आज़ादी के बाद देखते हो हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन के जरिए जो है 5 ईयर प्लान्स लाए। अभी जो है नीति आयोग के द्वारा जो है सब विजन रखा गया ना, 20 ईयर विजन डॉक्यूमेंट है, 15 ईयर, मतलब एक प्रकार से चाहे शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म, या कोई प्लान ना हो, ऐसे ही हम लोग जैसे बजट वगैरह निकालते हैं, या फिर ओवरऑल पूरी की पूरी अगर हम डेवलपिंग नेशन है, या इनफैक्ट कि अगर डेवलप्ड नेशन भी है तो वह भी सोचता है कि हमारी प्रगति हो, कोई नहीं सोचता। अब जैसे आप सामान्य सा व्यक्ति हैं, आप भी सोचोगे कि हमारी भी उन्नति हो, प्रगति हो, हमारी भी वृद्धि विकास हो। कोई सोचता है कि हमारा जो है डाउनफॉल हो, हम गिर जाए नीचे, हमारा जो एकदम सारा का सारा कैसे तो पैसा डूब जाए, नहीं। सबकी आकांक्षा होती है कि हम विकास करें, लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं उसको उतना टेंशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो कई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर में बहुत आगे बढ़ चुका होता है, तो उसकी जो है अर्थव्यवस्था की गाड़ी जो है ना पटरी पर आ चुकी होती है। लेकिन जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, उसका जो सेंट्रल पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होती है सरकारें की कि अधिक से अधिक जीडीपी ग्रोथ हो। जैसे इंडिया इज राइट नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारी जीडीपी जो है अभी वैश्विक अगर अर्थव्यवस्था से तुलना की जाए तो अभी हम सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाले, ठीक है, आर्थिक देश है। तो इंडिया का अभी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आर्थिक उन्नति करें, आर्थिक प्रगति करें। इज दैट क्लियर? अब है कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन नेचुरली बिकम सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखो किसी भी यहाँ टर्म देखो, यहाँ पढ़ना, फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति से संबंधित है। और विदेश नीति बनाने के लिए किसी भी राष्ट्र के बहुत सारे डिटर्मिनेंट होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। जैसे उस देश की संस्कृति कैसी है, उस देश की कल्चर कैसा है, उस देश की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, उस देश की लैंड बाउंड्री कैसी है, उस देश का किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, मिलिट्री है, डिक्टेटरशिप है, या कह सकते हो क्राउनशिप है। और ठीक उसी प्रकार वो विकसित है, अविकसित है, या डेवलपिंग नेशन है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, जो किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करता है। वही यहां कह रहा है कि इकोनॉमिक कंसीडरेशन, जो आर्थिक एंगल है ना, वो भारत के विदेश नीति को बहुत प्रभावित करता। अब जैसे देखो, जो अभी अमेरिका है, तो अमेरिका सिर्फ मिलिट्री के तौर पे सबसे बड़ा सुपर पावर नहीं है कि भाई उनने परमाणु बम बना लिए, परमाणु बम तो भारत भी बना लिया। वो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक संपन्नशाली राष्ट्र है, और 1-2 साल से नहीं, विगत 100 साल से भी अधिक जो है, 200 साल से वो इकोनॉमिकली अगर देखें तो वो सबसे रिचेस्ट कंट्री रहा है। अगर मान लो किसी देश में अधिक पैसा है, अधिक रिसर्च होगा, अधिक इनोवेशन होगा,
अधिक तकनीक आएगी तो और विकास करेगा, और पैसा आएगा और विकास करेगा, और इनोवेशन पे खर्च करेगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेगा। बात समझ में आ रहा है? यही चीज़ें हैं। तो इकोनॉमिकली यहाँ जो है कंसिडरेशन है, और नेचुरली ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये प्राकृतिक तौर पे हम समझ सकते हैं कि हमारी विदेश नीति में, अब जैसे हम हैं अमेरिका वगैरह में, जितना भी वर्ल्ड बैंक, IMF या जितने भी कह सकते हो नेशनल अभी जो इंस्टीट्यूशन है या UN वगैरह, सब में जो है अमेरिका अधिक फंडिंग करता है, और फंडिंग अधिक करता है तो वोटिंग राइट उसके पास अधिक है, वोटिंग राइट अधिक है तो वह नीति और पॉलिसी अपने अनुसार से जो है कह सकते हो कि बनवाता है। तो यही चीज़ है। तो किस प्रकार से विदेश नीति को इकोनॉमिकली जो सुपर पावर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो भारत की भी जो विदेश नीति होगी वो आर्थिक नज़रिए से या आर्थिक दृष्टिकोण से जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था के। अब जैसे किसी छोटे छोटे नेशन को जो है लोन प्रोवाइड करना, जैसे हमने श्रीलंका को लोन दिया, भूटान को, नेपाल को, तो अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम दे सकते हैं। और पाकिस्तान के पास खुद ही वो भीख मांग रहा है तो दूसरे देशों को क्या लोन देगा। तो हमारी नीति जो है वह इकोनॉमिकली ठीक है, हम अपने पास देखते हैं कि हमारे पास बजट कितना है, उस प्रकार से हम प्रगति करेंगे हैं। उसी प्रकार जब हम विदेशों से संबंध स्थापित करते हैं, तो जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो जो है अन्य देशों को लगता है कि नहीं, भारत जो है कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट ला सकता है, भारत में इनोवेशन है, भारत में एक बिग मार्केट है। लेकिन पाकिस्तान के कहीं प्राइम मिनिस्टर अगर जाएंगे तो क्या बोले, अरे ये तो भीख मांगने आया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है अ सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, स्वाभाविक सी बात है। और देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब हमें इकोनॉमिक बेसिस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, देखो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बहुत एंगल होते हैं। आप किसी एक देश के विदेश नीति को बहुत आयामों से नाप सकते हैं। पहले तो मैंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट है, उस अनुसार से उसकी विदेश नीति होगी। ठीक है, जैसे मोदी का विदेश नीति कुछ अलग है। मोदी जो है जी है जो अमेरिका की तरफ जो है अधिक झुकाव रखते हैं। इंदिरा गांधी वगैरह या फिर जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति कुछ अलग थी। वो जो है जवाहरलाल नेहरू देखो नॉन अलाइनमेंट, इंदिरा गांधी देखो रशिया के साथ अधिक जो है अपने संबंध स्थापित कर रहे थे। स्टिल रशिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हो, और वन ऑफ द कह सकते हो ना कि ट्रस्टेबल फ्रेंड ऑफ इंडिया। बट सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उस अनुसार से वो इधर उधर पेंडुलम की तरह झुकते रहते हैं। फिर अगर आप देखोगे तो कल्चर के तौर पे अब मान लेते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन भी होता है। अभी जैसे देखो भारत की इंडियन ओशन में एक लंबा कह सकते हो कि हमारा जो तटीय क्षेत्र है, इंडियन ओशियन का रीजन पूरा का पूरा भारत के अधिपत्य में होना चाहिए। और चाइना यहाँ जो है हुड़दंग मचाने का प्रयास कर रहा है, तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए हमने एक इंडो पैसिफिक, ठीक है, या फिर क्वाड जैसे या मालाबार जैसे एक्सरसाइजेस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ है इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कैसे भारत की विदेश नीति होगी। देखो अब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं दूसरे देश में तो इन्वेस्टर समिट वगैरह भारत में करवाते हैं, ठीक है, और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप आइए हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। बिजनेस डेलीगेशन को लेकर भी जाते हैं और बिजनेस डेलीगेशन से मिलते भी हैं। तो भारत की विदेश नीति में अर्थ का या आर्थिक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और कोई भी राष्ट्र हो अल्टीमेट जो है ना, अगर वो सुपर पावर होता है तो अगर वो इकोनॉमिकली रिच है तो वो हर एक अचीवमेंट को अचीव कर सकता है। इज दैट क्लियर? सो हमें जो है विदेश नीति में जो है इकोनॉमिक बेसिस को ध्यान में रख के इसका आंसर हमें करना होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।